जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने पॉइंट्स इन पोलर फॉर्म हमने इसको रोटेट को एपेक्स सर्कल के अंदर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एंगल एंड रेडियस, ठीक है। तो हमने इसको लोकेट किया था, उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना सीखेंगे, ठीक है। इसकी पोलर फॉर्म होती है, ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है? जिसमें हमें रेडियस और एंगल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो सारा हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताएं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जी किसके बराबर होता है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जी इन रेक्टेंगल फॉर्म, इसको हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y के बराबर, ठीक हो गया। ये इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। अब हमने लिखने जा रहे हैं इसकी पोलर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम ड्रॉ करते हैं ऑर्गन डायग्राम, ठीक है। ऑर्गन डायग्राम के लिए सबसे पहले हम प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाया, ठीक है। ये इसका एक्स एक्सिस है और ये इसका वाई एक्सिस है, ठीक है। हम सिर्फ प्लेन क्वाड्रेंट 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका पॉइंट ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट किया पॉइंट है हमारे पास पी एक्स वाई, इस जगह पे ये इसका रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये वाई इसका इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है ये डिस्टेंस ओरिजिन से होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, और y कोऑर्डिनेट होता है ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इस तरीके से शक्ल बनेगी। ये इसका यहां से लेकर यहां तक का फासला, ठीक है, और यहां से ये y तक का फासला, ये तो ये शक्ल बनेगी हमारे पास। ये फासला y एक्सिस के अलोंग, तो इसको कह देता हूं यहां पर y डिस्टेंस, और ये x एक्सिस के अलोंग है, तो इसको मैं कह देता हूं x डिस्टेंस, ठीक है। ये आ गया x डिस्टेंस, ठीक है। अब यहां से हमने जब परपेंडिकुलर गिराया है, तो यहां से लेकर यहां तक का भी कुछ फासला होगा, जिसको मैं कह दूंगा इसका रेडियस है, ठीक है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। ये इसका डिस्टेंस है r, ठीक है। अगर आप यहां से सर्कल ड्रॉ करेंगे ना, तो बिल्कुल वो सेम उसे देखें जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए थे ना, बिल्कुल वही चीज बन जाएगी, ठीक है। अब हमने इस पॉइंट को ना, ये पॉइंट हमें एक्स वाई पी एक्स वाई फॉर्म में रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है। हम इसको लिखने जा रहे हैं किस फॉर्म में? पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखा ना कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। ये हमारे पास 0 है, ये ए है और ये पी है, ठीक है। ये 0 पी ए एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, ठीक है। आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगता है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगती हैं, तो क्यों ना हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा किसके बराबर होता है और कोस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बारे में आप जानते हैं, ये होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। ये आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़िए। इसी तरीके से कोस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर y के बराबर है, ये y के बराबर है, और हाइपोटेन्यूज हमारा ये जो जिसे कहते हैं वितर हाइपोटेन्यूज, ये r के बराबर है। यहां पर मैंने r पुट कर दिया, और ये किसके बराबर है? यहां से साइन थीटा। अब क्या होगा, ये r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? r साइन थीटा, r साइन थीटा, ठीक है। ये हमारे पास y कोऑर्डिनेट इन पोलर फॉर्म आ गया, ठीक है, r और साइन थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर हम जो काम यहाँ पर किया है वही काम आप यहाँ पर करें। तो बेस किसके बराबर है? x के बराबर, और हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? r के बराबर, और ये किसके बराबर आ जाएगा? कोस थीटा। ये r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? r कोस ऑफ थीटा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि यहां पर ये x इन टर्म्स ऑफ r थीटा आ गया और y इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा आ गया, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर v के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है। यहां पे लिख देते हैं, इसको नाम दे देते हैं 1 का। 1 बिकम्स
वन बिकम्स, वन बिकम जब होगा तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू एक्स की जगह एक्स पुट कर देंगे, आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा, और y की जगह आ जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। अब आपने क्या करना है, दोनों में से r बाहर कॉमन निकाल लेना, r कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ले जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म आ चुकी है, जिसके अंदर हमें दो चीजें चाहिए होंगी, r चाहिए होगा और थीटा चाहिए होगा। ठीक है, ये इसकी पोलर फॉर्म है। ठीक है, अब जब भी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म लिखा करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये आपको आपके लिए ना एक तरह से फार्मूला आ गया। ठीक है, v इज इक्वल टू आर बाहिर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की वैल्यू निकालेंगे और थीटा की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, आर और थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें और इसे आप इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। अब आप क्या करें, 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आप स्केयर करके ऐड कर दें। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगी स्केयर होके ऐड, और राइट साइड में होगी, तो ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू, ये वाली साइड इसमें होगी, ये आ जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। ठीक हो गया, स्केयर करके मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आर स्केयर कॉमन ले लें, तो ये आ जाएगा आर स्केयर कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, और ये आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। अब आपको पता है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो ये आर स्केयर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक हो गया, अब यहां पर ले लेंगे आप स्केयर रूट, स्केयर रूट जब लेंगे तो आर की वैल्यू में पर क्या आ जाएगी, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। यहां पर इसको आपने पॉजिटिव रखना है, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। ये डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, ठीक है, किसी भी पॉइंट तक का या कॉम्प्लेक्स नंबर तक का फासला। ठीक है, ये आपने इसको पॉजिटिव लेना है, ये आपके पास आर का फार्मूला आ गया। अच्छा, आपने गौर किया, ये आपने देखा देखा लग रहा है आपको, अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, ये बेसिकली आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं, ये v मोड के बराबर भी होता है। यानी कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना, उसका डायरेक्ट आप मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे तो वो r के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट एक मिल गया। ठीक हो गया, अब हम निकालते हैं एंगल। दो चीजें चाहिए, r चाहिए और थीटा चाहिए, r हमारा निकल चुका है। अब हम निकालते हैं थीटा, जो 1 और 2 और 1 को मैंने 3 को मैंने स्क्वायर करके ऐड किया। अब इन दोनों को आपने कर देना डिवाइड, साइन को ऊपर रखना है, यानी कि साइन वाली इक्वेशन को ऊपर रखना है और कोस वाली इक्वेशन को नीचे रखना है, आपने डिवाइड कर देना, डिवाइडिंग 2/3। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2/3, 2 को हम 3 पे डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा जी ये आ जाएगा y ओवर x, यानी कि y को x पे डिवाइड कर दिया और r साइन थीटा r कोस थीटा के ऊपर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब इसका फायदा क्या होगा, देखें, ये वाला r इस r से कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कोस किसके बराबर होता है, टेंजेंट थीटा के बराबर, और ये y ओवर x आ गया। ठीक है, टेंजेंट अंदर आके इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड करना है थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेंजेंट ऑफ इनवर्स y ओवर x। ठीक है, ये आपके पास एंगल आ गया। अच्छा, अब आप गौर कीजिएगा कि जब ये एंगल आपका क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, जब ये एंगल आ जाएगा, ये बेसिकली आपका एक्चुअल एंगल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये होगा रेफरेंस एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे मॉडुलस आपने यूज करना है। ठीक है, दोनों के साथ एक्स वाई और एक्स के साथ यहाँ पर आपने मॉडुलस का साइन यूज करना है। ठीक है, दोनों को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ करेगा, रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल,
ठीक है, ये एक्चुअल एंगल नहीं हुआ करेगा, ठीक है। अब रेफरेंस एंगल क्या होता है, ठीक है ना, आगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सिंपल आर्गुमेंट है, ठीक है। हमने बेशक हमने क्वेश्चन क्या किया करेंगे, हमेशा क्वेश्चन के अंदर प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला करेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है, ठीक है, वो हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बता देता हूँ प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसे कहते हैं, ठीक है। यहां पे लिखते हैं जी प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। ये बेसिकली एक्चुअल आर्गुमेंट होता है, ये एक्चुअल एंगल के लिए कह लें हम, एक्चुअल एंगल विच विल बी measured will be measured within the limit -180 डिग्री, या फिर एक काम करें इसको लिख लें -पाई टू +पाई, ठीक है। अब ये आपको मैं क्वेश्चन में बताऊंगा, ये -पाई और पाई के दरमियान ही हम लेते हैं, ठीक है। ये क्यों लेते हैं, इसकी क्या वजह है, ठीक है, वो क्वेश्चन में जब हम करेंगे तो हम बताऊंगा। यानी कि क्या होता है एक्चुअल एंगल, एक्चुअल एंगल का मतलब कोई मतलब सच्चा या झूठा एंगल है यहाँ पर, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल एंगल का मतलब ये है कि हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो होंगे ना, वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल एंगल का मतलब है ये जहां पर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पाया जा रहा होगा, हम उसी के अकॉर्डिंगली हम एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो उस एंगल को हम कहते हैं बेसिकली प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ठीक है। और उसकी लिमिट क्या होती है -पाई से +पाई, ठीक है। अब बच्चों को समझ नहीं आती सर ये कि -पाई और पाई ये क्या इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल के दरमियान हमने एंगल लेना होता है, ठीक है। वैसे बुक वाले की मर्जी होती है, वो किसी भी तरीके से लिख देता है, तो मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा कि किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, आप ये नोट कर लें पूरा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जी स्टूडेंट्स। सो एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, ठीक है। इससे पहले हमने आर्टिकल जो किया है उसके अंदर हमने दो चीजें कैलकुलेट करना सीखी हैं, एक आर और एक थीटा, ठीक है। सबसे पहले हम आर मालूम करेंगे इसमें और थीटा फिर मालूम करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर देखेंगे क्या करना है, ठीक है। तो एक हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, यानी कि x प्लस आयोटा y वाली फॉर्म दी हुई है, ठीक है। इसका रियल पार्ट x के बराबर होता है और इमेजिनरी पार्ट y के बराबर होता है, ठीक है। आप सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिसका जो रियल पार्ट होगा उसको आपने x के बराबर रख लेना है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको आपने y के बराबर रख लेना है, ठीक हो गया। अब आपने क्या मैंने बताया था आपको कि r मालूम करने के लिए क्या होता है, बेसिकली वो z का मॉडुलस होता है, ठीक है। तो अब आपने लिखना है बिकॉज r बराबर किसके होता है, z मॉडुलस भी बेशक लिख लें, कोई इशू नहीं है। z मॉडुलस के बराबर होता है और वो किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक हो गया। अब इसमें आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, x की जगह 4 आ जाएगा और y की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 और 9 25, और 25 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ओनली 5। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। एक चीज हमने फाइंड आउट कर ली हुई है, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज निकालनी है थीटा, तो थीटा के लिए आपको मैंने क्या फार्मूला पढ़ाया था पीछे आर्टिकल के अंदर, थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ y का मॉड और x का मॉड नीचे, ठीक है। अब इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है, मॉडुलस का मतलब है कि जो नेगेटिव वैल्यू भी होंगी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यू आपने लेनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों की दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है, तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3/2
4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। अच्छा जी, इसको कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 36.86। ठीक है, यानी कि इसको हमने टेंजेंट वर्स ये हमने एंगल निकाल के इसको फाइंड आउट करने के बाद कैलकुलेटर से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थीटा का आंसर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको चीज बताई थी प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ये मैंने कहा था जब भाई इससे जब हम थीटा कैलकुलेट करेंगे ना, ये बेसिकली कौन सा होगा एंगल, ये रेफरेंस एंगल होगा, यानी कि एक्चुअल एंगल नहीं होगा। लेकिन ये कब होगा एक्चुअल और कब नहीं होगा वो मैं आपको अब बताने लगा हूं। ठीक है, अगर तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेंट 1 में पाया जाएगा, यानी कि क्वाड्रेंट 1 का मतलब है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है, यानी कि आपको पता है ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये ऐसे करके, यानी कि यहां पर ये एक्स भी पॉजिटिव है और ये वाई भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पाया जाएगा तो जो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे वो प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, अब हम कहां कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे सेकंड के अंदर। जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में पाया जाएगा तब हम प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। ठीक है, जब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड में पाया जाएगा तब हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कैलकुलेट करेंगे। जब हमारा फोर्थ में पाया जाएगा तब हम प्रिंसिपल कैलकुलेट करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम हमारे भाई ये प्रिंसिपल ही है तो हम क्या करेंगे, ऑलरेडी प्रिंसिपल है ये, तो अब हम इसकी पोलर फॉर्म लिख देंगे। अब हमारी पोलर फॉर्म क्या होती है, आपको पता है किसके बराबर होती है, v इज इक्वल टू आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये हमारी पोलर फॉर्म होती है, ये हमने पीछे आर्टिकल में पढ़ी थी। अब इसमें दोनों वैल्यूज जो हमने निकाली हैं आर और ये थीटा उठा के पुट कर देंगे। v की जगह क्या आ जाएगा, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, आप इसको भी v के बराबर लेट कर लें तो ज्यादा बेहतर है। तो ये आ जाएगा जी 4 प्लस 3 आयोटा, आर की जगह आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा कोस ऑफ थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा 36.86 प्लस आयोटा साइन ऑफ 36.86 और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, तो यहां पे लिख भी लें आप लाइव इन बिकॉज, यानी कि यहां पे लिख लें प्रिंसिपल आर्गुमेंट बिकॉज v lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, v lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यही हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, उसी को हम यूज कर लेंगे अपनी पोलर फॉर्म में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा 1 कंप्लीट हो गया, इसका 1 का सेकंड का फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट के, आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट करिए जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। ठीक है, वो भी इसी तरीके से है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स भी और वाई भी, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। तो वेरी सिंपल वेरी इजी, इसको भी हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन के मुताबिक हमारे पास x यहाँ पर 1 है और y यहाँ पर 1 है, दोनों के दोनों क्या है 1 के बराबर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यूजिंग करेंगे r निकालते हैं। r का फार्मूला किसके बराबर होता है, v का मॉड, और वो किसके बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास √2। ठीक है, ये हमारा आर आ गया। ठीक हो गया। अब निकालना है हमने थीटा, तो थीटा के लिए क्या करेंगे जी, यूज थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y मोड ओवर x मोड। तो ऑलरेडी पॉजिटिव हैं ये दोनों, तो क्या हो जाएगा जी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/1, 1/1 1 के बराबर होता है, और टेंजेंट इनवर्स 1 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय
4। अब होगा गौर करें कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हम एंगल निकालेंगे वो ऑलरेडी क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास जो z है इसकी पोलर फॉर्म क्या आ गई, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये आ जाएगा b की जगह 1 प्लस आयोटा, r की जगह क्या आ जाएगा अंडर रूट 2 और ब्रैकेट कोस पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4। ले जी, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट भी बिल्कुल सेम ही था जैसे हमने पहले दो पार्ट किए हैं। ठीक है, इसको मैंने सोल्व कर दिया, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमें x की वैल्यू दी हुई है 1/2 और y की वैल्यू दी हुई है √3/2। ठीक है, वही हमने फार्मूला लगा लिया, r इज इक्वल टू जी मॉड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, x और y पुट कर दिया, सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास ये r का आंसर आ गया 1। और थीटा किसके बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ये 2 से कैंसिल हो गया, √3 आ गया, टेंजेंट इनवर्स √3 निकाला तो ये पाई बाय 3 के बराबर होता है, 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें उठा के, ये r और ये थीटा उठा के हमने अपने पोलर फॉर्म में पुट कर दिया और हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये हमारे थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट की तरफ। ठीक है जी फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें हमने कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो इसका मतलब है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में पाया जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, अब थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पाया जा रहा है, इसका मतलब है हमारे पास जो एंगल आएगा वो रेफरेंस एंगल होगा, तो उसकी मदद से हम क्या निकालेंगे, एक्चुअल एंगल यानी कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन का तरीकाकार सेम ही है, बस हम आर्गुमेंट जब निकालेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, तो हमारे पास एक्स इसके बराबर है -5/2 और y किसके बराबर है, -5√3/2 के बराबर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर z के बराबर है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम निकालते हैं r, तो r के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, r इज इक्वल टू जी मॉड। जी मॉड बार बार लिखना जरूरी नहीं है, बस मैं बता देता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर की जगह आ जाएगा -5√3/2 का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 25/4 और यहाँ आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 एज इट इज आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ठीक हो गया, इधर ले लेते एलसीएम, आर आ जाएगा जी 4 एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा 25 प्लस 75 25 या 75, 75 और 25 होते हैं 100, ये आ जाएगा 100/4। 100 4 की जब कटिंग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 25। 25 चौका 100 होता है ना। ठीक है, 25 एकम 4 एकम 4 4 25 100, तो 25 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 5, तो ये मेरे पास आर आ गया। ठीक हो गया, अब हम निकालते हैं थीटा। तो थीटा के लिए मेरे पास क्या फार्मूला है जी, टेंजेंट इनवर्स y मोड ओवर x मोड। अब यहाँ पे मॉडुलस का मतलब है कि दोनों हमारे पास x और y के हो जाएंगे पॉजिटिव, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी टेंजेंट इनवर्स y मोड की जगह आ जाएगा 5√3/2 डिवाइडेड बाय x मोड की जगह आ जाएगा 5/2। अब यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी सी कटिंग हो रही है, 2 से कट गया, 5 से कट गया, √3 आ गया टेंजेंट इनवर्स में तो ये आ जाएगा जी
थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट थ्री। टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट थ्री किसके बराबर होता है? पाई बाय, जब कैलकुलेटर पे आप चेक करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय थ्री के बराबर, पाई बाय थ्री। अच्छा, ये आपका अब एक्चुअल एंगल नहीं आया अभी तक। जितने भी क्वेश्चन हमने दो तीन पार्ट किए हैं तो तीनों के तीनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे, तो हम इसको कह दिया था कि ये फर्स्ट में है तो इस वजह से ये प्रिंसिपल भी है, तो वही हमने अपनी पोलर फॉर्म में यूज किया। अब यहां पर ये रेफरेंस एंगल है, ठीक है, इसको मैं बॉक्स करूंगा, दिस इज रेफरेंस एंगल, रेफरेंस एंगल बिकॉज z lies in थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, हमने हमारा ये पाई बाय थ्री आया पॉजिटिव में, इसका मतलब है पाई बाय थ्री पॉजिटिव कहां पर होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस वजह से ये एक्चुअल नहीं है। हमने रखना है अपना एंगल कहां पर? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब जरा शक्ल बनाना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं। ये देखिए ठीक है, ये देखें, अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है ना, यहां से सेकंड क्वाड्रेंट में रहना है, तो मैं लिखूंगा पाई माइनस थीटा, यानी कि ये पाई है ना यहां पर, ये पाई। अब लास्ट बात हमने सेकंड में आना है, तो पाई में कुछ चीज माइनस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम? सेकंड में, क्योंकि एंगल इस तरफ से मूव करता है ऐसे करके, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो मुझे पाई में कुछ चीज ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं लिखूंगा पाई प्लस थीटा, यानी कि पाई में कुछ चीज ऐड करेंगे तो यहां आ जाएंगे, पाई में से कुछ माइनस करेंगे तो यहां आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की जो इंटरवल होता है ना, वो बेसिकली ये होता है -180 प्लस 180। तो जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं ना, तो बेसिकली ये मूवमेंट होती है क्लॉकवाइज, जीरो से जब हम नीचे से आएंगे ना ऐसे घूम के, तो ये पाई होगा, यहां पर माइनस पाई भी होगा, ठीक हो गया। जब ऐसे करके आएंगे तो माइनस पाई, इस तरीके से घूम के आएंगे तो पाई। अब हमने यहां से यहां आना है थर्ड के अंदर, तो मैं पाई भी लिख सकता हूं, माइनस पाई भी लिख सकता हूं। तो अगर मैं इस लिमिट को फॉलो कर रहा हूं तो फिर मैं पाई में ऐड नहीं करूंगा कभी भी। अगर इस लिमिट को मैं फॉलो कर रहा हूं ना, इस इंटरवल को फॉलो कर रहा हूं, तो मैं माइनस पाई में ऐड करूंगा, ठीक है। मैं क्या करूंगा? माइनस पाई प्लस थीटा, ठीक है। आप दोनों कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, पाई प्लस थीटा भी कर सकते हैं आप, ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड। बाय डेफिनेशन हमें क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? माइनस पाई प्लस थीटा। अब आपके लिए क्या हो गया? सेकंड पार्ट, इसमें तो हमें कोई जरूरत नहीं है, इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पाया जाएगा तो हमें कोई जरूरत नहीं है रेफरेंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, वो ही हमारा प्रिंसिपल है। सेकंड में पाया जाएगा तो हम क्या करेंगे? पाई के अंदर से माइनस कर देंगे अपना रेफरेंस एंगल, ठीक है। और अगर थर्ड में हमारा पाया जा रहा है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम क्या करेंगे? माइनस पाई में भी रेफरेंस एंगल ऐड कर सकते हैं और पाई में भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि ये जीरो से हमने बैक आना है। तो जैसे ही आप जीरो से बैक आएंगे ना, तो आपका एंगल नेगेटिव हो जाता है। तो जो आपका रेफरेंस एंगल होगा ना, उसी को आपने नेगेटिव कर देना। तो आपने क्या लिख देना है? यानी कि फर्स्ट करें यहाँ पे थीटा है ना, तो आपने इसको लिख देना है माइनस थीटा, ठीक है। ये आपने कंडीशन याद रखनी है, पहली, दूसरी। यहां पे कोई भी दोनों हो सकती है, कोई इशू नहीं है। बुक वाला कभी ये यूज कर लेता है, कभी ये यूज कर लेता है, ठीक है। तो हम कोई भी यूज कर लेंगे, ठीक है। और तीसरी ये, ठीक हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? वो ये वाला है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में हम अब पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? यहां पे आपने लिखना है रेफरेंस एंगल बिकॉज वी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? प्रिंसिपल आर्गुमेंट किसके बराबर होगा? पाई प्लस, ये भी लिख सकते हैं, इतना दोनों तरीके से करवा देता हूं, आप देख लीजिएगा कौन सा आंसर। बुक वाला मेरे पता नहीं किसको फॉलो करता है, वो देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो पहले हम करते हैं माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई प्लस थीटा, माइनस पाई रहेगा ऐसी और थीटा की जगह आ जाएगा जो अपना रेफरेंस एंगल निकला है, पाई बाय थ्री, पाई बाय थ्री। अब यहां पे ले लेंगे आप एलसीएम, थ्री एलसीएम, माइनस थ्री पाई, थ्री थ्री से कैंसिल, पाई, तो ये आ जाएगा माइनस
2 पाई/3। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। इसी तरीके से अगर आप ये वाले को फॉलो कर रहे हैं पाई प्लस थीटा को, तो उस वक्त में क्या होगा, यहां लिख लें और ऊपर लिख लें, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा जी, पाई प्लस थीटा, पाई की जगह पाई आ गया और थीटा की जगह रेफरेंस एंगल पाई/3, तो ये आ जाएगा एलसीएम 3 पाई प्लस पाई, तो ये आ जाएगा 4 पाई/3, ठीक है। ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हेंस हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म के आ जाएगी अगर हम इसको फॉलो करें। मेरे ख्याल में बुक में ये वाला फॉलो किया हुआ है 4 पाई/3 को, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी अब आपके पास आंसर फाइनल -5/2 -5√3/2 आयोटा, आर का निकला 5 ब्रैकेट कोस ऑफ 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन पाई/4 पाई/3, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो आपने जो मर्जी फॉलो करें हम, ठीक है। अब आपने 3 कंडीशन आपने याद रखनी है। अगर दूसरे में पाए जा रहे हैं तो पाई में से माइनस कर देंगे, तीसरे में पाए जा रहे हैं दोनों कर सकते हैं, माइनस पाई में थीटा ऐड कर लें या पाई में थीटा ऐड कर लें, और अगर थर्ड में आ रहे हैं तो फिर जो आपका रेफरेंस एंगल लिख रहा है उसका माइनस लगा दें, थर्ड में सॉरी फोर्थ में। तो आपने ये करना है, जो रेफरेंस एंगल होगा उसको माइनस लगा देना, ठीक है। आप ये नोट कर लें। अब हम इसके अगले पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट है, ठीक है। इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, लेकिन सबसे पहले हम देखना है कि यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नजर नहीं आ रही, तो यहाँ पे सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, यानी कि a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म बनाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा, ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का होल का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे फार्मूला बन जाता है हमेशा की तरह 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला ओपन कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का 1 होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर हो जाएगा इधर भी, और ये आ जाएगा -2 आयोटा, और नीचे क्या आ जाएगा 1 और 1 2, ये वाला 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा ओवर 2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। माइनस आयोटा को लिखा जा सकता है 0 माइनस आयोटा, ठीक है। ये बेसिकली v के बराबर है, ठीक है। अब आपका सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अब करते हैं, ठीक है। यहाँ पर x इसके बराबर है, x 0 के बराबर है, और y हमारा -1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम r निकालते हैं। यहाँ पर r निकालने के लिए क्या करेंगे जी, माइनस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जी x का स्क्वायर की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा 1 ओनली, तो ये हमारे पास r की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं थीटा के ऊपर। थीटा का लिए फार्मूला हमारे पास क्या है जी, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y मॉड ओवर x मॉड, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं टेंजेंट इनवर्स y मॉड की जगह आ जाएगा जी -1 का +1 डिवाइडेड बाय 0, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी, और टेंजेंट इनवर्स इंफिनिटी π/2 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारे पास एंगल आ गया π/2, ठीक हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया रेफरेंस एंगल, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस एंगल आ गया। अब देखना है हमारे पास ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x पॉजिटिव है यानी कि x 0 है और y नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है यहाँ पर, ये देखें ये देखें,
ठीक है, एक्स यहाँ पर है और वाई नेगेटिव है, वाई की वैल्यू नेगेटिव है ना यहाँ पर, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हम पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था फोर्थ क्वाड्रेंट में किस तरीके से निकालते हैं कि जो एंगल आपका निकलेगा रेफरेंस उसके साथ नेगेटिव लगा देना है। ठीक है, तो आपके पास प्रिंसिपल एंगल क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज माइनस इंटू थीटा, माइनस इंटू थीटा माइनस इंटू पाई बाय 2। तो ये हमारे पास आ गया प्रिंसिपल है, इसको आप यूज कर लेंगे अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म के अंदर। तो क्या है जी, वी आर कोस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा। ठीक है, जी की जगह क्या आ जाएगा जी, 0 माइनस आयोटा इज इक्वल टू आर की जगह आ जाएगा 1 और कोस माइनस पाई बाय 2 प्लस बड़ी ब्रैकेट कर दें अंदर प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाय 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास। ठीक है, वो भी सेम इसी तरीके से जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया। सबसे पहले हमें इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं दी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो ये कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद सारा कुछ निकालने के बाद ये जी हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ गई, ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में आ गई। ठीक है, एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, वाई हमारे पास नेगेटिव है, आर का फार्मूला लगा लिया। ठीक है, आर का फार्मूला लगाने के बाद हमने आर कैलकुलेट कर लिया, इसी तरीके से थीटा का फार्मूला लगा के थीटा कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ये रेफरेंस एंगल होगा, इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से हमने यहाँ लिख दिया ही लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट इसके बराबर होता है, मैंने बताया था आपको, जो एंगल आपका रेफरेंस निकलेगा उसके साथ आपने नेगेटिव लगा देने। ठीक है, तो जो एंगल निकला आपका, क्या एंगल निकला है, पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 के साथ माइनस लगा दिया, तो हमारे पास ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। ठीक है, इसको हमने फॉर्म में यूज कर लिया। ठीक है, आर की जगह 1 आ गया, कोस थीटा माइनस पाई बाय 6 आ गया, साइन थीटा माइनस पाई बाय 6 आ गया, और ये आपके पास आंसर है। ठीक है, तो आप ये नोट कर लें अच्छे तरीके से। तो अब हम चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का लास्ट पार्ट है, 7th पार्ट है। ठीक है, उसको भी इसी तरीके से करना है हमने। सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म बना ली, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया दिस एंड दिस। ठीक है, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आर निकाल दिया हमने। ठीक है, फार्मूला लगाने के बाद हमारा R1 आ गया, फार्मूला लगाने के बाद हमने थीटा कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यही प्रिंसिपल है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ऑलरेडी प्रिंसिपल आर्गुमेंट बिकॉज ही लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इसी को हमने एज इट इज, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी तरीके से आप इसको पॉइंट में भी यहाँ से निकाल सकते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो इसने बुक में इसने एस निकाला हुआ है। ठीक है, इसने सोल्व नहीं किया हुआ, इसने टेंजेंट इनवर्स ही पुट किया हुआ है, तो ये हमने फॉर्म के अंदर पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर इससे अगला जो होगा वो करेंगे, तो आप ये नोट कर लें।